हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर की। तो वो जो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आज उसकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स करते हैं। तो जो भी कुछ हमने उस चैप्टर के अंदर स्टडी किया वो कुछ एक उनके फॉर्मूले जो है मैंने यहाँ पर लिखे हुए, एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने जो स्टडी किया डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया। तो सबसे पहले हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन है, दैट इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, या हम कहें गोज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट इज मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन या गोज लाइन मैग्नेटिज्म। दैट इज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन या हम कहें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ऐसे लोरेंट्ज फोर्स होता है हमारे पास। ये हमारे पास आईडी जो है यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो किसके इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। इन टर्म ऑफ पोटेंशियल लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी बाई डी टी। और ये आपके पास क्या होता है कैपेसिटेंस। तो इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस सी डी वी बाई डी टी। वी यहाँ पर पोटेंशियल है। ओके, फिर हमने प्रॉपर्टी जो स्टडी की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेशन जो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, E इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, जैसे कि आप लिखना चाहो कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा, और लेमडा आपके पास वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू जो आपके पास रिलेशन होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा या लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू। ये सारे रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी, टी इज टाइम पीरियड। यहाँ पर आपने ये चीज ध्यान रखनी है, कभी ऐसे मत कर देना कि ओमेगा के साथ आप एक्स लिख दो, के साथ टी लिख दो। एक्स के साथ हमेशा ये फैक्टर मिलेगा और टी स्मॉल टी के साथ ये फैक्टर मिलेगा। इसको अगर आप अदर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ से आप इसको के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हो और ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू। न्यू क्या होता है आपके पास 1 अपॉन कैपिटल टी, तो 2 पाई को कॉमन लेकर के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। या आप यहाँ से अगर ओमेगा को कॉमन लेते हो, ओमेगा कॉमन लेते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 बाई सी। क्यों, आपके पास के क्या होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा आपके पास क्या होता है सी बाई न्यू। तो यहाँ पर आप लिखोगे सी बाई न्यू, तो ये आपके पास 2 बाई न्यू क्या होता है ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स बाई सी प्लस माइनस स्मॉल टी। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 पाई को कॉमन लेकर के एक्स बाई लैम्डा प्लस माइनस टी और 1 बाई कैपिटल टी आपके पास क्या होता है न्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सेम ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड को भी आप सेम इसी एक्सप्रेशन में लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू बी नोट, बाकी सेम ऐसे ही इस टाइप से। बस यहाँ पर जो चीज आपने याद रखनी है वो ये देखना है किसके अंदर है। जैसे यहाँ पर एक्स लिखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग नहीं मिलेगा, या तो वाई के अलोंग मिलेगा या जेड के अलोंग मिलेगा। ओके, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता वाई, तो यहाँ पर आप इसको लिखते वाई। ओके, ये सारी चीजें बता दी। सी आवर स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में जो स्पीड बताई जाती है 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और जो मीडियम में बताई जाएगी 1 बाई म्यू एप्सिलॉन। म्यू एप्सिलॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता है क्या होते हैं। ई आर एम एस और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू। सेम ऐसे बी आर एम एस इज इक्वल टू बी नॉट बाई रूट टू। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम ध्यान रखना है, अगर वो आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू बोलता है इट मीन्स आपको ई नोट या बी नोट गिवन है। अगर उसने कुछ नहीं कहा है इट मीन्स वो आर एम एस वैल्यू गिवन है आपको। सेम ऐसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इन टर्म ऑफ आर एम एस वैल्यू, इन टर्म ऑफ मैक्सिमम वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाफ 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी डेंसिटी या एवरेज एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो किसके इक्वल आ जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। म्यू नॉट इसके नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट इसके मल्टीप्लाई में आता है। टोटल एनर्जी डेंसिटी को आप इस अगर आप आरएमएस टर्म में लिखते हो तो एप्सिलॉन नॉट ए आर एम स्क्वायर या बी आर एम स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ऐसे जो आपके पास इंटेंसिटी होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, या इन टर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम स्क्वायर इनटू सी, सी स्पीड ऑफ लाइट। सेम ऐसे इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे हमने मोमेंटम के बारे में स्टडी किया, यू बाई सी, यू यहाँ पर एनर्जी है, सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। ऐसे आपने फोर्स के बारे में, प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर आपके पास क्या होता है मोमेंटम बाय एरिया इनटू टाइम इंटरवल या इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट।
तो अब हम सोल्व करते हैं इन न्यूमेरिकल्स इन फॉर्मूलाज की हेल्प से एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को। तो देखिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी कीजिए, क्या कहता हूँ आपको। स्टूडेंट्स कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो आपका एक आर्टिकल है, शायद मोस्टली बुक्स में गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एक्सप्रेशन जो है, जो आपको गिवन होगा वहाँ पर v इक्वल टू 1/√μ0 या ये वाला, वो करना है या नहीं करना है। तो देखिए ये आपको काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन गिवन है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये ना ही तो आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाएगा, ना ही आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सप्रेशन, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका कोई रोल है, कोई यूज है। सिर्फ जो आपको वैल्यू याद रखनी है, एक तो ये वैल्यू याद रखनी है आपको, एक ये वैल्यू याद रखनी है, और एक ये वाला फैक्टर याद रखना है, E0/V0 इज इक्वल टू C। बस आपको वो कंप्लीट आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप ये चीज़ें याद रखोगे, वो कहीं पर भी काम नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में काम नहीं आएगा। सिर्फ ये आपने याद रखना है, ये आपको पता ही है, ये वाली वैल्यू और एक ये फैक्टर। ओके, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है, आपको फिगर गिवन है, शोज ए कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय a डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। कोई आपके पास 2 सर्कुलर प्लेट है, उनकी रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर है। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। कैपेसिटर को चार्ज किया गया है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, जो कि फिगर में नहीं दिखाया है, और जो चार्जिंग करंट जो है वो कांस्टेंट है एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। चार्जिंग करंट जो है वो कांस्टेंट है, चार्जिंग करंट आईसी मींस चार्जिंग करंट, उसकी वैल्यू कितनी है 0.15 एम्पियर। डायग्राम बना ही लेते हैं पहले। ये आपके पास है 2 सर्कुलर प्लेट्स, उनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर, इनकी दोनों की रेडियस जो है वो है आपके पास 12 सेंटीमीटर। किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट है, एक्सटर्नल सोर्स को दिखाया नहीं गया है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से। तो आपने जो बताना है वो क्या बताना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। एक तो आपने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, दूसरा आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल मतलब dV/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पर प्लेट्स के बीच में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट बाद में करते हैं, इसको देखिए पहले। सबसे पहले सभी जो यूनिट्स है उनको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कीजिए। ये आपके पास 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो देखिए सबसे पहले आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट करोगे। ये आपको वैल्यू गिवन है चार्जिंग करंट की। तो इस टाइप का हम डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ऐसे ही इस टाइप से हम स्टडी कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म में हमारे पास जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ID इज इक्वल टू C इंटू dV/dt। इस टाइप से आपके पास ये फॉर्मूला होता है। या अब हमें ये वैल्यू नहीं पता, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है dV/dt। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है C का कैपेसिटेंस का, दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसका यूज कर ले डायरेक्ट। A एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों का एरिया बराबर है किसी का भी, दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू पाई r²। एप्सिलॉन नॉट that is equal to 8.85 into 10⁻⁻12 Newton inverse meter square। और चेक कर लेते हैं एक बार, F is equal to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 by r²। तो एप्सिलॉन नॉट इधर, ये इधर, तो न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो सारी वैल्यू पुट करके सोल्व कर लोगे, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी फैराड के अंदर वो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, dV/dt इज इक्वल टू ID/C। अब डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन नहीं है लेकिन चार्जिंग करंट गिवन है, तो चार्जिंग करंट हो चाहे डिस्प्लेसमेंट करंट हो, वैल्यू तो दोनों की सेम ही रहती है। जहाँ पर चार्जिंग करंट देखने को मिलेगा या कंडक्शन करंट देखने को मिलेगा, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा वहाँ पर चार्जिंग करंट या कंडक्शन करंट देखने को नहीं मिलता है। तो जो करंट यहाँ से जा रहा है चार्जिंग करंट, जो इसको चार्ज कर रहा है कैपेसिटर को, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बिटवीन द प्लेट्स।
तो बिटवीन द प्लेट्स आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालना है। तो ये आपके पास ये जो चार्जिंग करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के ही इक्वल होगा, या हम कहें डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो चार्जिंग करंट के ही इक्वल होगा। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चार्जिंग करंट या सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट 0.15 एम्पियर, कैपेसिटेंस की जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल दैट इज वोल्ट पर सेकंड, कितनी रेट से चेंज हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा हूँ आपसे, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। प्लेट्स के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी है। तो जो आपके पास चार्जिंग करंट होता है वही आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, यही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इज किरचॉफ्स रूल फर्स्ट रूल दैट इज जंक्शन रूल, जो आपको करंट के बारे में आपको बताता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आपको बताता है, वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्या वो हर प्लेट पे कैपेसिटर है, हर प्लेट के ऊपर कैपेसिटर की हर प्लेट के ऊपर वैलिड है। जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है। जैसे अगर हम देखते हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं, टोटल करंट इज इक्वल टू IC प्लस IT, चार्जिंग करंट या कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इन दोनों का सम क्या ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर चार्जिंग करंट भी है डिस्प्लेसमेंट करंट भी है तो डबल हो जाएगा, एक के ऊपर प्लेट के ऊपर एक पे कम हो जाएगा। तो क्या है, दोनों यहाँ पर हर एक प्लेट के ऊपर किरचॉफ फर्स्ट रूल ओबे हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर कंडक्शन करंट है चार्जिंग करंट है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है वहाँ पर चार्जिंग करंट नहीं है। टोटल जो करंट है वो यही है 0.15 एम्पियर, 0.15 एम्पियर। यहाँ पर भी 0.15 एम्पियर है, इस प्लेट पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इन बिटवीन दिस यहाँ पर भी आपके पास 0.15 एम्पियर ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको क्या कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिगर गिवन है आपको, मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें भी सर्कुलर प्लेट्स है, जिसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर, रेडियस दैट इज 6 सेंटीमीटर। इन यूनिट्स को आप साथ के साथ SI सिस्टम में कन्वर्ट करते चला करो, 6 × 10⁻² मीटर। हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिको फैराड। कैपेसिटेंस कितना है उसका, कैपेसिटर का 100 पिको फैराड, मींस 100 × 10⁻12 फैराड। 1 पिको फैराड कितना होता है, 10⁻12 फैराड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट AC सप्लाई। वो कनेक्ट है 230 वोल्ट AC सप्लाई के साथ, 230 वोल्ट। अब AC सप्लाई आ गई और उसने कुछ कहा भी नहीं है मैक्सिमम वैल्यू है या कैसी है, इट मींस ये RMS वोल्टेज है, दैट इज RMS वोल्टेज, ये RMS आपको गिवन है, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 300 रेडियन पर सेकेंड। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, नहीं तो इसी से काम चल जाएगा। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये आपके पास दो सर्कुलर प्लेट्स हैं जिसकी रेडियस जो है वो दोनों की सेम है, दोनों की जो रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट है जिसकी सप्लाई की जो वोल्टेज यहाँ पर है दैट इज RMS वोल्टेज 230 वोल्ट है, AC वोल्ट्स। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। आपको कंडक्शन करंट की RMS वैल्यू बतानी है, तो बता सकते हैं क्या होगी कंडक्शन करंट की RMS वैल्यू। तो कैसे बताएंगे, V इज इक्वल टू IR, सिंपल फॉर्मूला, या I इज इक्वल टू V बाई R। R यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो RMS पूछता है, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई R। अब आपको VRMS गिवन है, RMS गिवन है, R मतलब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, लेकिन ये होता है इन केस ऑफ रेजिस्टर। अब हमारे पास क्या है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के केस में R की जगह कौन ले लेगा, XC, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC, और XC आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 बाई ओमेगा C। XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, तो ओमेगा C ऊपर। अब आपको सारी चीजें गिवन है, VRMS भी गिवन है, VRMS भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, और C भी गिवन है। सारी वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी कंडक्शन करंट की RMS वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
अगर वो एम्पलीट्यूड पूछता कंडक्शन करंट का, मैक्सिमम वैल्यू कंडक्शन करंट पूछता तो वो भी निकाल सकते थे। आई नोट हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई आर एम एस आपके पास क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट टू। तो आई नोट कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, आई आर एम एस। तो मैक्सिमम वैल्यू भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे, मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो। नेक्स्ट देखिए, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कंडक्शन करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन मोस्टली जो है पूछा भी जाता है। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वही कंडक्शन करंट होता है, जो कंडक्शन करंट है वही डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। जितना कंडक्शन करंट उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। जो आपको बिटवीन द प्लेट्स कहीं, ये मान लीजिए इनका एक्सिस हो, ये आपके पास एक्सिस हो गया, बिटवीन द प्लेट्स, इस एक्सिस से 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, कहीं पर भी जहां पर आप निकालना चाहो, मान लीजिए इस इन दोनों के बीच में इस एक्सिस से कहीं 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ 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 मतलब 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, दैट इज 3 सेंटीमीटर। इसको स्मॉल आर लिख लो, स्मॉल आर कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसकी रेडियस कितनी थी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए जो मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम जो एक टाइप से कंप्लीट आर्टिकल होती है आपके पास, तो देखिए बड़ा अच्छा आर्टिकल ये बन रहा है। ये मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, वो किसी भी टाइप से पूछ सकता है कि यहाँ पर इन बिटवीन प्लेट्स, इसके सेंटर पे बताइए, मतलब एक्सिस पे बताइए, इन बिटवीन प्लेट्स एक्सिस पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है। या ये केस ये भी बन सकता है कि इससे कम रेडियस, जैसे इसकी जो रेडियस है इन प्लेट्स की वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर से कम रेडियस का कोई केस दे देता है, जैसे इसमें 3 सेंटीमीटर का दे रखा है, या 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का, तो इस एक्सिस से उतनी डिस्टेंस से बताइए। या ज्यादा का केस दे देता है कि इस एक्सिस से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बताइए, यहाँ पर या 10 सेंटीमीटर पे बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए ये कंप्लीट आर्टिकल बनेगा आपको। तो एक तो सबसे पहले आप इस करंट की वैल्यू निकाल लेना, आरएमएस करंट की लास्ट में जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 6.9 माइक्रो एम्पियर, 6.9 × 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, ये बाकी मैं सारा साफ कर रहा हूँ। देखिए हम यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए ये रेडियस वगैरह ये 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर भूल जाइए। तो मान लीजिए ये आपके पास ये कोई प्लेट्स है, 2 प्लेट्स, दोनों की जो रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, आपके पास कैपिटल आर है, और यहाँ पर मिला देते हैं इनके एक्सिस। यहाँ पर ये मान लीजिए कोई ये इनका एक्सिस हो गया यहाँ पर। तो एक्स जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस टाइप से पूछा जाएगा कि इन बिटवीन दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में इस एक्सिस से इतनी डिस्टेंस के ऊपर बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर कहा है, और अलग टाइप से क्वेश्चन बनेंगे उसमें कितना भी दे सकता है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो सारे केस वो हम यहाँ पर इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे इसकी जो रेडियस जो है वो आपके पास कैपिटल आर है, दोनों की सर्कुलर प्लेट्स की। यहाँ पर एक मैं स्मॉल आर रेडियस का यहाँ पर मैं एक सर्कुलर प्लेट लेकर के चल रहा हूँ, जनरल लेकर के चल रहा हूँ। ये स्मॉल आर जो रेडियस जो है वो इस कैपिटल आर से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ये हम बाद में जनरलाइज कर लेंगे। पहले ये मैंने यहाँ पर इन बिटवीन दीज प्लेट्स इस एक्सिस से स्मॉल आर रेडियस की एक सर्कुलर प्लेट मैंने यहाँ पर बना ली। ओके, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बनाई यहाँ पर स्मॉल आर की, ये आप इस स्मॉल आर को इस कैपिटल आर से ज्यादा भी ले सकते थे, ज्यादा बड़ी बन जाती, वो हम बाद में जनरलाइज करके लिख लेंगे। पहले हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये आपके पास एक स्मॉल आर रेडियस की कोई आपके पास सर्कुलर प्लेट्स है, या एक सर्कल अज्यूम कर लीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे आपका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट का और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो आपके पास कंडक्शन करंट जो है, चार्जिंग करंट जो है, कंडक्शन करंट जो है, यहाँ पर जो कंडक्शन करंट है वही उतना ही कंडक्शन करंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में जो है, जैसे मान लीजिए किसी टाइम पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो इस कंप्लीट एरिया में है, इस कंप्लीट एरिया में वो है करंट डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। मतलब कहने का यहाँ पर अगर कंडक्शन करंट 5 एम्पियर है
तो वही 5 एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट करंट इन दोनों के बीच में जितनी जगह है उस पूरी जगह में है। हालांकि ये जगह इतनी ज्यादा नहीं होती है, माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा बड़ा करके मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने ये इतना एरिया लिया, इतना एरिया अज्यूम किया, हमने इतना पार्ट लिया सर्कुलर शेप में, क्या वो सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट करंट इसके अंदर आ रहा है? मतलब यहाँ पर जो हमने 5 एम्पियर करंट लिया कंडक्शन करंट, वही डिस्प्लेसमेंट करंट है। वो 5 एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट इस कंप्लीट जगह में है, यहाँ पर इस कंप्लीट जगह के अंदर, इन दोनों सर्कुलर प्लेट्स के बीच में। यहाँ पर नहीं है, बाहर की साइड नहीं है, इन दोनों जगह में है। लेकिन इस ये जो आपके पास सर्कल जो आपने अज्यूम किया, इसके हिस्से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा? 5 एम्पियर नहीं आएगा। बस यही थोड़ा सा कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर भी 5 एम्पियर है, यहाँ पर भी 5 एम्पियर है। ऐसा नहीं है। इस कंप्लीट जगह में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो टोटल जो जगह जो बनती है, उसमें कंप्लीट में 5 एम्पियर है। इसके हिस्से जो आएगा, इस जगह के हिस्से जो आएगा, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हम आपने मोस्टली न्यूमेरिकल की होंगे इस टाइप से। आई डैश जो इसके हिस्से जो आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट का, आई डी से दिखा देता हूँ। इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया, अगर ये यहाँ से जो मैंने सर्कल जो उठाया उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये आपके पास कितना बनेगा? इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। और जो आपके पास जो कंप्लीट जो आपके पास सर्कुलर प्लेट है, उसकी जो रेडियस जो है कितनी है आपके पास? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कंप्लीट यहाँ से सर्कल उठा लेता इसी रेडियस के इक्वल, तो उसमें सारा डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है बीच के अंदर, तो वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर कंप्लीट एरिया। और कितना उसमें कितना है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको मैंने दिखाया आई डी से। तो इसके अंदर इतना करंट आपको देखने को मिलेगा इस एरिया के अंदर। तो इसके हेल्प से हम बताते हैं, यहाँ पर आपके पास इतना करंट आपको देखने को मिलता है। और इसी करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती चली जाती है। यहाँ पर अलग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, हर जगह अलग अलग। कितना देखने को मिलता है देखिए। अब आप अप्लाई कर दीजिए जो एम्पियर सर्किट लॉ की जो मॉडिफाइड फॉर्म है, यहीं पर गलती हुई थी एम्पियर से, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म आपने अप्लाई करनी है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। ओके, आई सी यहाँ पर है नहीं, कंडक्शन करंट यहाँ पर तो है नहीं। अगर हम यहाँ का कोई केस उठाता तो वहां पर कंडक्शन करंट होता, यहाँ पर आई सी है नहीं, आई सी तो हो गया यहाँ पर 0। ओके, इसको हटा दो यहाँ से, आई सी को, कंडक्शन करंट को। आई डी है, आई डी है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। लेकिन क्या यहाँ पर आई डी लिखना ठीक होगा? आई डी हम तब लिख सकते थे जब हम कंप्लीट एरिया लेकर के चलते। कंप्लीट अगर हम ये आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस का अगर हम सर्कल लेकर के चलते, तो उसमें कंप्लीट में आई डी आता, उसमें कंप्लीट में आई डी आ जाता। लेकिन इसमें कितना आएगा? आई डी डैश कितना आएगा? ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, बी डी एल कोस थीटा, जिस डायरेक्शन में भी उसी डायरेक्शन में डी एल, थीटा 0 कोस 0 1, इसको हटा दो सबको, बी डी एल यहाँ पर कंप्लीट फाइंड आउट करोगे तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल सर्कमफ्रेंस बी 2 पाई आर म्यू नॉट आई डी डैश। अब आई डी डैश आपके पास है कितना? ये रहा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। और किसका इतना हिस्सा है ये डिस्प्लेसमेंट करंट का, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, ये आपके पास बच गया एक स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल, ये आपके पास क्या बच गया? बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई डी। तो यहां पर इसके एक्सिस से, ये जो आपके पास एक्सिस है, ये जो मैंने दिखाया हुआ आपको ग्रीन कलर से, इस एक्सिस से स्मॉल आर, ये मैग्नेटिक फील्ड केवल किसके लिए? जिस केस में स्मॉल आर जो है वो लेस देन है कैपिटल आर से। तो यहां पर इस एक्सिस से इस आर डिस्टेंस के ऊपर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा, वो आपको इतना देखने को मिलेगा। कितना? म्यू नोट की वैल्यू पुट कीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2 पाई की 3.14 आर। आर कितना? यहाँ पर जैसे इसने पूछा है 3 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे पूछा उसने क्या कहा है कि इन दोनों प्लेट्स के कहीं बीच में एक्सिस से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर स्मॉल आर क्या है? 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻² मीटर। कैपिटल आर कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10⁻² मीटर। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, आई डी कितना आपके पास? कंडक्शन करंट के इक्वल। कंडक्शन करंट यहाँ पर आपके पास कितना है? ये वाला, यही कंडक्शन करंट है।
दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, जो भी आपके पास आई थी 6.9 इंटू 10⁻6 एम्पियर। यही आपके पास क्या है, कंडक्शन करंट है, यही आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट है, आरएमएस वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू की टर्म में फाइंड आउट करना चाहोगे तो आई नोट फाइंड आउट कर सकते हो, आई आरएमएस इसका रूट 2 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो इस जगह पे, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर, B इज इक्वल टू, बी नोट से दिखा देता हूँ मैक्सिमम को, इससे आएगा आपके पास बी आर एम एस। जब आप यहाँ पर आप आई आर एम एस की वैल्यू पुट करोगे, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे मैक्सिमम करंट की, तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, दोनों वही, यही यहाँ पर कंडक्शन करंट मतलब वही डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सिमम वैल्यू, ये आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड पूछता है तो एम्पलीट्यूड, आरएमएस वैल्यू पूछता है तो आरएमएस। ये तो आ जाएगा इस जगह पे, ये वैल्यू पुट कर लेना, सोल्व कर लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए मैं कहता कि इन बिटवीन दीज प्लेट्स एक्सिस पे बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सिस पे आर कितना हो जाता, आर ये हमने इतना ले रखा है, आर कितना 0, आर 0 तो मैग्नेटिक फील्ड कितना 0, आरएमएस वैल्यू भी 0, मैक्सिमम वैल्यू भी 0। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आर, कैपिटल आर डिस्टेंस से बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल आर मतलब इसी रेडियस के साइज के ऊपर, मतलब यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस के ऊपर मतलब 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, स्मॉल आर को कितना लिखूं, कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर और आई डी, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी बाई आर। किस केस में, जब स्मॉल आर है आपके पास कैपिटल आर के इक्वल। ओके, और अब मैं कहता इससे ज्यादा डिस्टेंस से बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास रेडियस जो है इसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है स्मॉल आर दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब कहने का यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कहीं पर भी पूछ सकता था वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो उस केस में क्या हो जाता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई स्मॉल आर, आर जितना भी होता उतनी वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर सकते थे। तो ये आपके पास इस टाइप से इसके 3-4 केस बनते हैं, इसको अच्छे से आपने करना है। ये आपसे न्यूमेरिकल ने पूछ करके आर्टिकल टाइप से भी पूछ सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जो है अपने आप में आर्टिकल ही होते हैं, कैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो हमारे से जो पूछा था क्वेश्चन में, उसने पूछा था 3 सेंटीमीटर में बताना है, तो 3 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर इससे आर, कैपिटल आर से कम वैल्यू के ऊपर यहाँ पर, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, इससे आपके पास आरएमएस वैल्यू आएगी, यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पुट करोगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगर एम्पलीट्यूड पूछता है तो एम्पलीट्यूड के लिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे 1.414 टाइम ऑफ दिस, इसका निकालोगे आरएमएस वैल्यू का करंट का, और ये इसमें पुट करोगे, फिर आपके पास आ जाएगी। तो इसने क्या पूछा है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इससे आरएमएस वैल्यू आएगी, इससे आएगी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये ध्यान रखना उसने पूछा क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ आपसे, What physical quantity is the same for X-ray of wavelength 10⁻⁻10 मीटर। आपके पास X-ray है, उसकी वेवलेंथ गिवन है X-ray के लिए 10⁻10 मीटर, और रेड लाइट, रेड कलर की जो है उसकी वेवलेंथ गिवन है 6800 एंगस्ट्रम। तो मैं कह रहा था जो आपको ये कंफ्यूज करेगा, कहीं पे एंगस्ट्रम में देगा, कहीं पे नैनोमीटर में देगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻10 मीटर मतलब 68 इंटू 10⁻8 मीटर, तो ये उसी फॉर्म में चला जाएगा। एंड रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ, रेडियो वेव भी है, रेडियो वेव है, उसकी वेवलेंथ कितनी है 500 मीटर। तो आपने ये बताना कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन सब में सेम है। तो देखिए ये सारी जो है, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे अल्ट्रा वायलेट हो, माइक्रो हो, रेड कलर की हो, वॉयलेट कलर की हो, एक्सरे हो, जो भी है ये सब एक्सरे है। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सारी जो है एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड जो होती है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में कहो या कहीं और कहो, तो स्पीड जो होती है वैक्यूम के अंदर वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में या स्पेस में ये सभी जो है आपके पास, रेड कलर हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे रेडियो हो, चाहे माइक्रो इंफ्रारेड हो, सारी की सारी
वेव इतनी ही स्पीड से चलती है, ये फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, इनकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है सबके लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में जेड डायरेक्शन के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है, ट्रेवल कर रही है। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जेड के अलोंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको किस में मिल सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में मिल सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में मिलेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई में मिलेगा। ओके, ये हमारा कहना है इसके बारे में। और आगे क्या कह रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज व्हाट इज द वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कितनी है 30 मेगाहर्ट्ज। तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, तो मेगाहर्ट्ज को कन्वर्ट करोगे हार्ट्ज में तो 10⁶ से मल्टीप्लाई। वेवलेंथ क्या रिलेशन होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी जो आपकी वैक्यूम में जेड डायरेक्शन के लोग प्रोपोगेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेडियो कैन ट्यून इन टू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। जैसे आपके पास एफएम रेडियो होता है, उसी टाइप से कोई आपके पास कहीं कोई ऐसे ही एग्जांपल दे दे, कोई रेडियो स्टेशन है उसमें आप इसके बीच जो है चैनल्स जो है वो आपके काम करते हैं, सुन सकते हैं कहाँ कहाँ पर, 7.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 12 मेगाहर्ट्ज के बीच में, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज। 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज, यहां तक। तो आपने बताना है व्हाट इज कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, उसकी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बता दो, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बता दो। मान लो ये न्यू1 है, ये न्यू2 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ1, इसकी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ2 निकाल सकते हो। अभी अभी जैसे किया था, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू1, λ2 इज इक्वल टू सी बाई न्यू2। सोल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, a charged particle oscillate about its mean equilibrium position with a frequency of 10⁹ हर्ट्ज। कोई चार्ज पार्टिकल है अपनी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑसिलेट कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, और कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, 10⁹ हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यूनिट में आपको पता लग जाता है कौन सी फ्रीक्वेंसी है। अगर रेडियन पर सेकंड होता मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती, हर्ट्ज है मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इतनी होगी, यही होगी सेम। जितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो जितनी फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है वही फ्रीक्वेंसी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC। ये हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज 510 नैनो टेस्ला। एम्पलीट्यूड गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, तो बी नोट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो देखिए यहाँ पर अब इसने बोला भी है और सिंबल भी दिखा दिया। वैसे तो अगर नहीं बोलता मतलब उस टाइम पे ये RMS वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसने कहा है कि ये एम्पलीट्यूड है, तो कितना है, बी नोट इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड बताना है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बता सकते हैं। क्या रिलेशन होता है आपके पास, C इज इक्वल टू E नोट बाई B नोट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू C टाइम ऑफ P नोट। वैल्यू पुट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, जो भी आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। आप अगर ये आपसे RMS वैल्यू पूछता तो RMS भी निकाल सकते थे। ये RMS इज इक्वल टू E नोट बाई √2, B RMS इज इक्वल टू B नोट बाई √2। ओके, नेक्स्ट देखिए, suppose that the electric field amplitude of an electromagnetic wave is 120 न्यूटन पर कूलम्ब। मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, फिर से इसने बोला है एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू E नोट,
कितना मानना है आपने, आप मान लीजिए कितना 120 न्यूटन पर कूलम, इतना आप मान लीजिए। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी 50 मेगाहर्ट्ज। तो 50 मेगाहर्ट्ज मतलब 50 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। आप मेरे को बताइए ये कौन सी उसमें आता है, रेडियो वेव के लिए, माइक्रोवेव जिसके लिए, आप बताना मेरे को। डिटरमाइन बी नोट, बी नोट बताइए, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, वेव नंबर के बारे में बताइए, वैल्यू वेवलेंथ के बारे में बताइए। ये सब आपने फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, और एक्सप्रेशन भी बतानी है आपने ई और बी के लिए। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, और बी इज इक्वल टू बी नोट साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ये इस फॉर्म में लिखिए, और जो फॉर्म है उसमें भी आप लिख सकते हो 2 पाई को कॉमन लेकर के, ओमेगा कॉमन लेकर के, जिस भी फॉर्म में आप लिखना चाहो। तो देखिए सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, ई नोट गिवन है, बी नोट निकाल लोगे, बी नोट इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू सी। तो बी नोट कितना हो जाएगा आपके पास, ई नोट बाई सी। तो बी नोट आपके पास कितना हो जाएगा 120/3 इंटू 10⁸8। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁸8 टेस्ला। ओके, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू आपके पास कितना है 50 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 100 पाई इंटू 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, या पाई इंटू 10⁸8 रेडियन पर सेकेंड। के वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा क्या होता है आपके पास, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सी बाई न्यू। ये क्या आता है आपके पास 2 पाई न्यू ओमेगा, ओमेगा बाई सी। तो ओमेगा हमने निकाल लिया, तो के आपके पास कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू ओमेगा पाई इंटू 10⁻3 और सी 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3। ओके, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, अगर आप यूनिट लिखना चाहो तो मीटर इनवर्स। नेक्स्ट लैम्डा, लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। तो लैम्डा आपके पास कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू 50 मेगाहर्ट्ज, 50 इंटू 10⁻⁶। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻7, ऊपर जाकर के 10⁸8 माइनस 10⁻7 10, तो 30/5 6 मीटर। वेवलेंथ कितनी 6 मीटर। सारे वैल्यू निकाल लिया, एक्सप्रेशन में लिख दीजिए यहाँ पर। E इज इक्वल टू ई नोट, ई नोट कितना है हमारे पास, ई नोट वो रहा 120, और साइन ऑफ के एक्स, के कितना है हमारे पास पाई बाई 3 एक्स प्लस माइनस ओमेगा कितना आया पाई इंटू 10⁸8 रेडियन पर सेकेंड। ये लिख देना भाई यूनिट साथ में, मीटर इनवर्स रेडियन पर सेकेंड स्मॉल टी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आ जाएगी किसके अंदर, न्यूटन पर कूलम के अंदर। ठीक है, सेम ऐसे ही बी इज इक्वल टू बी नोट कितना आया 40 इंटू 10⁻⁸8 साइन ऑफ के पाई बाई 3 एक्स प्लस माइनस पाई इंटू 10⁸8 इंटू स्मॉल टी। ये आपके पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन किसके अंदर, टेस्ला के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे वो, द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। जो हमने डिफरेंट पार्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिस्कस किए थे वो टेक्स्ट में गिवन है आपको, जो रेडियो वेव माइक्रोवेव अलग अलग से। यूज द फॉर्मूला, अपने फॉर्मूला यूज करना है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये एनर्जी जो दिखाता है आपको फोटोन की, केमिस्ट्री में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप ये जो यूनिट जो आएगी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके अंदर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, फोटोन के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है, E इज इक्वल टू एच न्यू का। ये आपको फॉर्मूला दे दिया, E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और आपने इसकी यूनिट्स किसके अंदर एनर्जी निकालनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, जूल के अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपने फाइंड आउट करनी है। फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सभी के लिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सब के लिए आपने निकालनी है। इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल ऑफ फोटोन एनर्जी दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये भी आपने बताना है कि किस वे के अंदर जो डिफरेंट स्केल जो है फोटोन एनर्जी के जो आपने ऑब्टेन किए हैं वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ वहाँ पर आपके पास रिलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, वो आपकी जो आपने पूरा वो नोट कर लिया होगा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, इस आपने ऐसे ही एक ऑर्डर के अंदर लिखना है, या तो रेडियो वेव से माइक्रो, या तो रेडियो वेव से गामा के साइड, या गामा से रेडियो की साइड आपने चलना है। तो वहाँ पर जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूज कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी का। इसको वेवलेंथ की टर्म में लिखोगे तो E = H, न्यू = C/λ, ठीक है। या तो वेवलेंथ की टर्म में याद रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको पहले बताया था। तो आपने क्या करना है, जैसे उनकी एक रेंज है, जैसे अगर हम बात करते हैं रेडियो वेव की, तो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁻1 मीटर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका एवरेज निकालोगे। अगर एवरेज नहीं निकालना चाहते हो तो इसके ऊपर निकाल लीजिए एनर्जी, जैसे आप रेडियो वेव के लिए निकालते हो 10⁻³ के लिए, एच की वैल्यू रखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट की, सी की वैल्यू रखिए, स्पीड ऑफ लाइट की ये वैल्यू रखिए, एक ही एनर्जी आएगी। एक बार इसके लिए निकालोगे एक ही एनर्जी आएगी, दोनों का मीन लीजिए, E1 + E2/2 एवरेज, वो आपने वहां पर उस रेडियो वेव के आगे लिखना है, या रेंज की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि यहाँ तक उसकी रेंज होती है। सेम ऐसे ही माइक्रोवेव के लिए, सेम ऐसे इंफ्रारेड के लिए, ऐसे ही लास्ट तक गामा रे के लिए, सभी के लिए आपने उसकी एनर्जी बतानी है कि यहाँ पर आपके पास कितनी एनर्जी देखने को मिलता है। अब ये इसको फोटोन क्यों नाम दे रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपके पास लाइट जो है वो ड्यूल नेचर शो करती है। ड्यूल नेचर मतलब कहने का मतलब क्या, वो वेव की तरह बिहेव करती है, और फोटोन एक पार्टिकल की तरह भी, क्वांटा ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसको हम फोटोन का नाम देते हैं, पार्टिकल्स, वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। नेक्स्ट इसी के अंदर ही आपने सोर्स के बारे में और बताना है। जो सोर्स जो उन सब के लिए रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड आपको बता रखा है, सोर्स जो है क्या है। रेडियो वेव के लिए ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटेड सर्किट, इंडक्टर, कैपेसिटर, सेम ऐसे गामा रे के लिए न्यूक्लियर ओरिजिन है, वो सारे सोर्स आपने बताना है, सोर्स उनका क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हो आपसे, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कहे चाहे मैग्नेटिक फील्ड कहे, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही मैग्नेटिक फील्ड की, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, और एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू 48 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछता क्या है आपसे, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ बताइए। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए। शो दैट, ये बाद में देख लेंगे। तो निकालोगे लैम्डा = C/न्यू, सी की वैल्यू पता है, न्यू की वैल्यू गिवन है, जो भी आएगी वेवलेंथ आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B0, C = E0/B0, तो निकाल लोगे B0 = E0/C, जो भी आएगी आपके पास टेस्ला के अंदर आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। शो दैट द, नेक्स्ट पार्ट देखिए, शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने शो करना है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल होती है। तो ये हम पहले जो है आपके लास्ट वीडियोज के अंदर ये पहले करा चुके, जो प्रॉपर्टी जो की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसके अंदर एनर्जी डेंसिटी वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम शो कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।